गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में। हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको पीपीटी शो हो रही है तो मुझे थोड़ा मैसेज करो। पीपीटी लिखो कोई। ये थोड़ा सेटअप जूम का मुझे नहीं समझ आ रहा है। पीपीटी पीपीटी शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। वो आपको अगर शो हो रही है तो प्लीज पीपीटी लिखिए। ओके, 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 ठीक है। तो होप कि जो हम पिछले दो सेशन में पॉइंट सीखे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले सेशन में हमारा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है उसके बारे में हमने बात किया था। और इस सेशन में जो लोग नए हैं जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था और जो लास्ट सेशन अटेंड किए थे उनको एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में म्यूचुअल फंड का फर्स्ट पार्ट कवर किया था और आज का जो सेशन है उसमें हम दूसरा पार्ट कवर करेंगे। और जो अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम इन्फ्लेशन के ऊपर बात करेंगे। फिर एवरी वीक या एवरी 10 डेज हम फाइनेंस के नए नए चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कि अभी नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा इन्फ्लेशन के ऊपर रहेगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है रिफ्रेश हो जाए एक बार। तो हमने देखा था कि हमारी जो म्यूचुअल फंड के प्रति सोच जो है, जब भी कोई हमसे म्यूचुअल फंड के बारे में पूछता है तो हमको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की है और टेक्निकली थोड़ा सा हमको समझने में प्रॉब्लम होता है। तो हमने लास्ट सेशन में
थोड़ा सा इसके ऊपर बात किया था, उसके बेसिक्स हमने जाने थे। पहले हमने म्यूचुअल फंड का जो है डेफिनेशन देखा कि म्यूचुअल फंड इज अ पूल of money managed by a professional fund manager, and it is a trust. Mutual fund is a trust, and trust is known as AMC, asset management company. और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको एक कोई बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती है। और उसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, जैसे कि हमने देखा था कि एज ऑफ नाउ 44 म्यूचुअल फंड कंपनी जो है इंडिया में काम करती है, एंड 45th जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत जल्दी वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। एंड फर्स्ट कंपनी जो है म्यूचुअल फंड में, वो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है इंडिया में, जो 1963 में यहाँ पे ऑपरेशंस उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड में हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो जो है थोड़ा सा मुझे इसका सेटिंग समझ नहीं। नो इशू। दो मिनट का टाइम दे दो मुझे थोड़ा सा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल शो किया है कि ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो उनका पैसा है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वो जो फंड है, वो फंड मैनेजर, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड चलाती है, जो खुद एक ट्रस्ट होती है। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती है, जैसे कि ये फंड मैनेजर्स है। एंड ये फंड मैनेजर की ड्यूटी होती है कि हमने जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जो फंड इन्वेस्ट किए हैं उसको ग्रो करना, और अच्छे से रिटर्न हमको देना। जो हमारे पेमेंट है, जो हमारे फंड्स है, उसको ग्रो करना अच्छे तरीके से। एंड इनका जो डे टू डे एक्टिविटीज है, ये कहाँ पे फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं नहीं, फंड हमारे फंड सही हाथ में है नहीं है, ये इनके ऊपर वॉच करने का काम जो है ये ट्रस्टी करते हैं। ये ट्रस्टी जो है, इनको जो ट्रस्ट होती है एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके ये डायरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम ट्रस्टी बोलते हैं। ट्रस्ट में जो डायरेक्टर उनको ट्रस्टी बोला जाता है, और कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उनको डायरेक्टर बोला जाता है। तो ये फंड मैनेजर का जो ऑपरेशन है उसको वॉच करने के लिए ये ट्रस्टी होते हैं। एंड ये ट्रस्टी हमारा जो फंड है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसका
सेफ कीपिंग करने का काम करते हैं। तो ये सबको मॉनिटर करने के लिए सबसे ऊपर होता है सेबी। सेबी होता है एंड सेबी से प्रायर अप्रूवल लेने पड़ते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है या जो भी एएमसी रजिस्टर होती है, जो भी स्पॉन्सर होते हैं एंड जो भी नए स्कीम लॉन्च होते हैं, जो भी ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं, उनका बैकग्राउंड वगैरह सब जो है ना सेबी चेक करती है। तो बहुत सेफ एंड सिक्योर तरीके से सेबी इसको रेगुलेट करती है। आपके फंड जो है सिक्योर सिक्योर रहते हैं एंड एज पर मार्केट सिचुएशन वो ग्रो होते रहते हैं। हमने दो एग्जांपल भी देखे थे, दो तीन एग्जांपल देखे थे। जैसे कि ये रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी जो है अब एक एएमसी स्टार्ट कर रही है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट कर रही है, चालू कर रही है, जो म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगी, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस केस में रिलायंस जो है ये हो गई स्पॉन्सर कंपनी और ये हो गई एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। एंड अब क्या करेगी, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अपने फंड मैनेजर को अपॉइंट करेगी एंड जब भी इनका नया मार्केट में म्यूचुअल फंड आएगा तो वो आएगा न्यू फंड ऑफर के थ्रू, जिसको बोलते हैं एनएफओ। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि स्टॉक मार्केट में जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है और उनको शेयर्स इन्वेस्टर को दे के फंड रेज करना होता है, तो वो अपने आईपीओ के थ्रू फंड रेज करती है, फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लेके आती है। वैसे ही जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो वो एनएफओ लेके आती है, न्यू फंड ऑफर लेके आती है और इन्वेस्टर से फंड्स उठाते हैं और वो फंड जो है मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके वो फंड को ग्रो करती है। हमने एक एलआईसी का भी एग्जांपल देखा था, हमने एसबीआई का भी एग्जांपल देखा था कि इस केस में एसबीआई स्पॉन्सर कंपनी है एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड इज अ एएमसी। फिर हमने देखा कि जो भी एनएफओ लॉन्च होता है और एनएफओ में जो भी इन्वेस्टर करता है वो बेस होती है नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। मतलब जो भी फंड होता है उसका एक एनईवी होता है, एनईवी का लॉन्ग फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे कि शेयर्स जो होते हैं, हमारे शेयर्स के शेयर प्राइस होते हैं, जब भी लिस्टिंग होती है तो उसका फेस वैल्यू जैसे होता है वैसे ही इसका भी एक फेस वैल्यू होता है एनएवी का, जो नॉर्मली 10 रुपीज होता है। और हमने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जो एनएवी चल रहा है उसके हिसाब से हमको यूनिट्स मिलते हैं। हमने एग्जांपल लेके देखा था, मैं वापस एक बार शो करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है और उसका एनएवी चल रहा है मान लीजिए 200 रुपीज, 200 रुपीज का उसका एनएवी चल रहा है एंड सपोज हमने वहां पे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एंड ये हो गया एनएवी। एनएवी तो इस एग्जांपल में हमको एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ कितने यूनिट्स मिलेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाई 2000, 1 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई 200, अभी एनएवी चल रहा है तो हमको 500 यूनिट्स मिलेंगे। वो जो भी फंड है वो फंड का 500 यूनिट मिलेंगे। और जैसे जैसे एनएवी ग्रो होगा हमारी फंड जो यूनिट जो है उसकी वैल्यू ग्रो होगी और जैसे जैसे एनएवी रिड्यूस होगा तो हमारा जो फंड है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो म्यूचुअल फंड जो है मार्केट से लिंक होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग और स्कीम डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। सो हम दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो होता है लमसम में
लमसम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि हम 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई वन टाइम अमाउंट या बड़ी अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ लमसम अमाउंट। एंड हमारे पास इतना बड़ा फंड नहीं है, हमको छोटी छोटी अमाउंट में मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं, जैसे कि जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, मार्च मंथ। तो हम 100 रुपीज से भी यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से हमारा एक प्लान डिजाइन कर सकते हैं, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, सिप बोलते हैं। तो मंथली 100 रुपीज भी हम यहाँ से मिनिमम एक अमाउंट से हम SIP हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो भी NAV चल रहा होगा उसके हिसाब से हमको यूनिट मिलते रहेंगे, और यूनिट का जैसे जैसे मार्केट में प्राइस ग्रो होगा हमारा फंड का वैल्यू ग्रो होगा एंड हमको बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो मिनिमम 1000 से हम सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लमसम जो है कुछ फंड 1000 से भी अलाउड करते हैं एंड कुछ फंड जो है 5000 के अबव भी अलाउड करते हैं। तो ये वेरी होता है फंड टू फंड। ओके, 1000 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 से भी हम लमसम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सिप जो है कुछ फंड 100 रुपीज से अलाउड करते हैं, कुछ जो है उनका मिनिमम सिप का अमाउंट होता है 500 रुपीज। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो कितने फंड्स का सिप या लमसम अलाउड कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो फंड मैनेजर है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की थी, ताकि आप रिलेट कर सके आगे जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं उसके लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड मैनेजर है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि जैसे कि FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, पावर, IT और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वहां से हमको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और हो सकता है कि किसी रीजन से कोई सेक्टर जो है अच्छा ग्रो ना करे, तो बाकी जो सेक्टर ग्रो हो रहे हैं उससे हमारे जो रिटर्न्स है वो एडजस्ट हो सके और हमको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरीके से हमारे फंड को फंड मैनेजर जो है डाइवर्सिफाई कर देते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि हर जो फंड होता है, म्यूचुअल फंड, ओल्ड फंड है, उनके खुद के कुछ बेंचमार्क होते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में, लास्ट 3 इयर्स में उसने कितने रिटर्न दिए हैं और कितने रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो एक बेंचमार्क होता है। तो हम हमारे म्यूचुअल फंड जो है उसमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको ये ट्रैक करने में आसान होता है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो उसका बेंचमार्क क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बेंचमार्क क्रॉस करके अच्छे रिटर्न दे रहा है तो हम उस फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और अगर हमारा जो बेंचमार्क सेट किया है वो अगर हमारा जो फंड मैनेजर है उसको अचीव नहीं कर पा रहे तो हम हमारा फंड स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं। हम उसको स्विच करके दूसरे फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक बेंचमार्क होता है जिससे हम ये देख सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेट बेंचमार्क हमारा फंड जो है परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हमको इसको इसमें इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है। एज पर द हिस्टोरिकल डेटा एक फंड में आपको कम से कम 3 से 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि ट्रेंड जो है मार्केट में चेंज होते रहते हैं। और हमने ये नोटिस किया है कि जो फंड लास्ट ईयर में अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, हो सकता है वो फंड इस साल में अच्छे परफॉर्म नहीं करे। और जो फंड लास्ट टाइम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कुछ फंड्स हमने ऐसे नोटिस किए कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स इस टाइम पे दिए हैं। तो मिनिमम 3 to 5 इयर्स आपको इन्वेस्टेड रहना है किसी भी म्यूचुअल फंड में। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम ये आपको सजेस्ट करते हैं। तो
ये कुछ चीजें थी, बेसिक बेसिक फंड कैसे डाइवर्ट होता है, और कुछ बेनिफिट देखे थे हमने म्यूचुअल फंड के। जैसे कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्टॉक्स में या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एमआरएफ कंपनी का अभी जो शेयर चल रहा है 1 लाख रुपीज के ऊपर चल रहा है। तो अगर हमारे पास 1 लाख रुपीज होते तो हम एमआरएफ का शेयर्स बाय कर सकते थे। लेकिन अगर 1 लाख रुपीज हमारे पास नहीं है तो एमआरएफ का शेयर्स हम बाय नहीं कर सकते। बट आपने मान लीजिए एक 100 रुपीज का सिप स्टार्ट कर दिया, 100 रुपीज का एक एसआईपी स्टार्ट कर दिया, और आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है या आपके जो फंड मैनेजर है उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें मान लीजिए एमआरएफ कंपनी भी है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसमें मान लीजिए एमआरएफ कंपनी है, तो आप 100 रुपीज में भी एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो ये बेस्ट यहाँ पे एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप एमआरएफ कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो टॉप निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड कंपनीज है सभी कंपनी में एक साथ आपका जो सभी कंपनी में मतलब जो भी आपके फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट है निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में, ऑलमोस्ट 30 कंपनीज में तो कम से कम एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होता ही होता है इक्विटी में। तो बहुत कम अमाउंट में आप जो है अ, आपका फंड जो है निफ्टी 50 के मतलब इंडिया के 30 टॉप कंपनी जो है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आप 100 रुपीज से भी आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया की टॉप 30 ग्रोइंग कंपनीज में कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शंस आपके पास मिलता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। और देखिए दूसरा बात क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हर एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसका पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है, पी रेशियो कितना है, और आरओई कितना है, आरओसी कितना है, ये सब आपको देखना पड़ता है। और शेयर जो चल रहा है उसका मतलब 52 वीक हाई है या लो है, कौन से प्राइस पे चल रहा है, अभी एंट्री सही टाइम है, मतलब ये सब आपको देखने की कुछ जरूरत नहीं। ये काम जो है आपके ब्याह में फंड मैनेजर करते हैं और वो स्विच करते रहते हैं। आपका जो टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज है या 20 परफॉर्मिंग कंपनी है, डिपेंड ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम, आपका पैसा टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है। तो ये हेडेक म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। दूसरा, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। विद इन 48 आवर्स आपके अकाउंट में फंड्स आ जाते हैं नॉर्मली। विद इन 48 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं म्यूचुअल फंड में अगर आप फंड विड्रॉ करते हैं। तो दिस इज आल्सो गुड बेनिफिट। दूसरा, प्रोफेशनली मैनेज होता है। जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उनके फंड मैनेजर जो है फंड्स को म्यूचुअली बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो हजारों करोड़ रुपए के फंड्स मैनेज कर रहे हैं सालों से। दूसरा, बहुत लो चार्जेस होते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है 0.05%, 0.2% 2% या 0.1%, डिपेंड ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम, फंड्स चार्ज करते हैं टू मैनेज योर फंड्स। क्योंकि आपके फंड्स का टेक केयर कौन कर रहा है? फंड मैनेजर कर रहे हैं। तो दैट फॉर दैट रीजन म्यूचुअल फंड हाउस जो है आपसे थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं, बट बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। दूसरे, अफोर्डेबिलिटी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा कि एमआरएफ कंपनी हमको लगता है कि बहुत ग्रोइंग कंपनी है, या रिलायंस कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। रिलायंस कंपनी में आपको एक शेयर लेना है तो अराउंड 2,500 रुपीज का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, बट अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपीज भी है और आप एक सिप चालू कर देते हैं, या 500 रुपीज से भी आप सिप चालू कर देते हैं, तो आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली रिलायंस जो कंपनी है, एमआरएफ कंपनी है, आईटीसी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ऐसे कंपनी में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अफोर्डेबली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेल रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड है, और
आरबीआई का भी कहीं कहीं पे रोल रहता है, तो सेबी इसको रेगुलेट करती है एंड टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, हमने डिटेल में डिस्कशन किए थे, मैंने सिर्फ आपको एक रिवीजन करवाया जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था, उनको एक बार क्या लास्ट सेशन में डिस्कशन हुआ था वो थोड़ा सा पता चले, और जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था उनको एक बार रिवीजन हो इसलिए। तो अभी हम जो है हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको 1 आवर टू 1.5 आवर का टाइम लग सकता है। तो आप आपके डायरीज एंड पेन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करिए। तो म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब क्या क्या कैटेगरीज होती है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ब्रॉडली कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे है उसके ऊपर उनका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। कुछ फंड जो है ओपन एंडेड फंड होते हैं और कुछ फंड जो है क्लोज एंडेड फंड होते हैं, कुछ फंड जो है इंटरवल फंड होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ फंड होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है हम आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें इन डिटेल में समझने वाले हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कंपनी जो है 3 तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती है। उसमें फर्स्ट वन होता है ओपन एंडेड, मतलब जो हमेशा खुला रहता है। क्लोज एंडेड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम रहता है एंड उस टाइम के पीरियड में ही इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड एक बार उसका जो डिसाइडेड डेट है वो खत्म हो जाएगा तो इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट वहां पे क्लोज होता है, इसलिए उसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। एंड इंटरवल में मतलब एक पीरियोडिकल इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड विड्रॉल अपॉर्चुनिटीज ओपन रहती है, उसको इंटरवल फंड में बोलते हैं। हम डिटेल में आगे समझेंगे। उसके बाद में पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं या पैसिवली मैनेज कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्टिव फंड या पैसिव फंड ये भी डिफाइन होता है। तो एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आपका पोर्टफोलियो को अगर एज पर द बेंचमार्क अगर म्यूचुअल फंड स्कीम वर्कआउट नहीं हो रही है तो जो पोर्टफोलियो है उसको वो वापस डिजाइन करते हैं एंड जो स्टॉक सिलेक्शन है या इन्वेस्टमेंट के जो सेक्टर्स है उसको वो उसका जो ऑर्डर है उसकी जो परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट का वो चेंज करते रहते हैं। तो एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है। एंड पैसिवली मैनेज फंड जो होते हैं उसमें कैसे होता है कि पैसिवली मैनेज फंड में जो फंड मैनेजर है वो किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि वहां पे जो बेंचमार्क होता है वो इंडेक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए वो जो फंड है वो सेंसेक्स के ऊपर डिपेंड हो, जो सेंसेक्स का इंडेक्स है उसको अगर फॉलो करता हो तो फंड मैनेजर वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिस तरह के सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स है या टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज है, सेम उसी कंपनी में जो रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से जो फंड मैनेजर है उसको इन्वेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। क्योंकि सेंसेक्स जैसे ग्रो होगा फिर म्यूचुअल फंड भी वैसे ही ग्रो होगा। कुछ फंड जो है सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, कुछ जो है निफ्टी को फॉलो करते हैं, ये डिपेंड है फंड टू फंड। और वो ऑलरेडी जब स्कीम लॉन्च होती है तो वो बताते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या सेंसेक्स फंड है। तो पैसिवली फंड जो है उसमें फंड मैनेजर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है एंड वो मैक्सिममली इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो उनका जो सेट बेंचमार्क है वो इंडेक्स का होता है। उसके बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर भी म्यूचुअल फंड जो स्कीम है उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है। जैसे कि कुछ फंड होते हैं ग्रोथ फंड, कुछ होते हैं इनकम फंड एंड कुछ होते हैं लिक्विडिटी, मतलब उनको एज पर द स्कीम
उनका जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, उसको डिसाइड करने होता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर ऑब्जेक्टिव अगर ग्रोथ है तो उनका फोकस रहेगा कि आपका फंड मैक्सिमम ग्रो होना चाहिए, आपको इनकम ज़्यादा जनरेट होनी चाहिए। लिक्विडिटी हमेशा अगर अवेलेबल रखनी है तो थोड़ा सा फंड कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों के ऊपर फंड मैनेजर को ध्यान देना पड़ता है। एंड उनको आपको परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है एज पर द डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ में अगर है तो अच्छे रिटर्न्स आपको देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। लिक्विडिटी है तो लिक्विड फंड्स में आपको लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल करके रखनी पड़ती है, तो वहाँ पे रिटर्न्स थोड़े कम आ सकते हैं। तो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो कौन सा है उसके ऊपर भी म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे कि इक्विटी है तो इक्विटी फंड ऐसे लिखा रहता है, जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें लिखा रहता है कि दिस इज अ इक्विटी म्यूचुअल फंड। और ये जो है मैक्सिममली जो कंपनी की इक्विटीज है सिक्योरिटी मार्केट में जो अवेलेबल इक्विटीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर डेट फंड है तो जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में अवेलेबल वहां पे उसका इन्वेस्टमेंट होता है। हाइब्रिड मतलब इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मल्टी एसेट जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग एसेट क्लास में जिसको हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करके दे रहा हूँ। और कुछ म्यूचुअल फंड है वो थीमेटिक होते हैं, मतलब एक थीम होती है, आ, वो थीम के अकॉर्डिंगली फिर उसका डिजाइन होता है। एंड कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं टैक्स सेविंग फंड, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्ट ही रहता है कि आपका टैक्स सेव करना है एज पर द इनकम टैक्स स्लैब्स। ओके। और कुछ फंड है रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, मतलब ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड हो गया, ये थीम हो गई कि ऐसे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर फंड होते हैं, आर्बिट्राज फंड होते हैं। ओके, तो ये थीमेटिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, उसको डिटेल में हम और समझने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में। कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जिसको हम ईटीएफ बोलते हैं, बहुत फेमस है आजकल। और आने वाला एक सेशन जब होगा तो स्पेशली हम ईटीएफ और एमटीएफ के ऊपर बात करेंगे। ओके, ईटीएफ एंड एमटीएफ के ऊपर हम जो है एक अलग से सेशन करेंगे, जिसमें ईटीएफ एंड जो एमटीएफ है उसके ऊपर हम इन डिटेल में आपको समझाएंगे। ओवरसीज फंड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फंड होते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल जो भी कंपनीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो ओवरसीज फंड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक 500 रुपीज का सिप स्टार्ट कर दिया एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एप्पल, एप्पल कंपनी या टेस्ला कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंडिया में रहते करना थोड़ा सा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अभी अभी कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुए हैं कि जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको अलाउड करते हैं। बट अगर आप ओवरसीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ फंड जो है वो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसमें से भी जो टॉप एस एन पी मतलब वो भी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एस एन पी 500 इंडेक्स है या नैस्डैक है, या जो भी वहाँ के टॉप कंपनीज है ओवरसीज में काम करने वाली, वहाँ पे आपका इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और एक फंड का टाइप होता है जिसको बोला जाता है फंड ऑफ फंड्स, मतलब ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं कि तीन चार म्यूचुअल फंड कंबाइन करके किसी दूसरे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसको बोला जाता है फंड ऑफ फंड्स। तो ऐसे भी कुछ म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस अपने पास होते हैं। तो एक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होते हैं उसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। एक तो डिपेंड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे कि क्या वो ओपन एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड फंड है या इंटरवल फंड है। दूसरा, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, क्या वो एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है या पैसिवली किया जा रहा है। तो आपको जब म्यूचुअल फंड का टाइटल दिखाई दे रहा, आप जब उसको रीड करेंगे तो उसमें लिखा होता है दिस इज ओपन एंडेड फंड या दिस इज क्लोज एंडेड फंड या दिस इज इंटरवल फंड। उसके बाद में एक्टिव, पैसिव ये भी लिखा होता है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी लिखा होता है कि ये ग्रोथ फंड है या इनकम फंड है या लिक्विडिटी फंड है। तो लिक्विड फंड वहां पे लिक्विडिटी नहीं लिखा जाता, लिक्विड फंड लिखा जाता है।
उनके टाइटल में, जो म्यूचुअल फंड के जो हेडर्स होते हैं उसमें। उसके बाद में जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो है, मतलब कहाँ पे वो म्यूचुअल फंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके हिसाब से भी लिखा होता है। इक्विटी है, डेब्ट है, हाइब्रिड है, या मल्टी एसेट है, या अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हो। जैसे कि थीमेटिक फंड है, तो कुछ थीमेटिक फंड डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ आईटी फंड होते हैं, ओके, एंड कुछ गोल्ड फंड होते हैं जो गोल्ड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिपेंड ऑन द सेक्टर। एंड आपका जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, जैसे कि टैक्स सेविंग स्कीम है, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, चाइल्ड वेलफेयर है, आर्बिट्राज फंड है, तो ये आपके जो म्यूचुअल फंड का नाम होता है, स्कीम का जो नाम होता है उसमें लिखा होता है। और उससे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पे मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके टाइटल से ही आपको पता चले। इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके रखा। फिर कुछ ओवरसीज फंड होते हैं, कुछ ईटीएफ होते हैं, और कुछ फंड ऑफ फंड होते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड के स्कीम का। तो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक दो मिनट के लिए थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ देखूंगा, ताकि हम आगे बढ़ सके। किसी को कुछ डाउट है तो लिखिए, जो भी आपका डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो क्लियर लिखिए, ताकि हम आगे जा सके। ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा इन डिटेल में देखते हैं। ओपन एंडेड फंड्स हमने सबसे पहले देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड में। These funds do not limit when and how many units can be purchased. उसमें कुछ लिमिट नहीं होता है, एंड इट इज ओपन एनी टाइम। यू कैन एंटर और एग्जिट थ्रू आउट द ईयर एट द करंट नेट एसेट वैल्यू। उसका जो भी एनएवी चल रहा होगा मार्केट में, उस एनएवी से आप मार्केट में एंटर भी कर सकते हैं, आप एंटर भी कर सकते हैं, एंड आप एग्जिट भी कर सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। उसमें ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ओके, तो ये हो गया ओपन एंडेड फंड्स। उसके बाद में क्लोज एंडेड फंड्स देखेंगे हम। क्लोज एंडेड फंड जो है उसका एक प्री डिसाइडेड कैपिटल अमाउंट होता है कि इतना ही अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसी पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आईपीओ होता है, आपने देखा होगा आईपीओ का एक पीरियड होता है कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन होता है, और उसी टाइम फ्रेम में आपको आईपीओ में शेयर्स परचेस करना पड़ता है। इन द सिमिलर फैशन, ओके, क्लोज एंडेड फंड जो है उसका एक स्पेसिफिक डेट होता है, एंड उस डेट से पहले आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। एंड रिडम्पशन भी, आप जब वो फंड खत्म होगा उस टाइम पे ही रिडम्पशन कर सकते हैं, उसके बीच में कभी भी आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है देखिए, हियर रिडम्पशन इज बाउंड बाय द मैच्योरिटी डेट। मतलब ये जो फंड होता है क्लोज एंडेड फंड, उसका एक मैच्योरिटी डेट होता है, उसी टाइम पे आप रिडम कर सकते हैं, बीच में कभी भी आप रिडम्पशन आपका फंड का नहीं कर सकते। ओके, सो ये जो फंड है, अगर क्लोज एंडेड फंड है और ये स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इसमें लिक्विडिटी होती है स्टॉक मार्केट में। उस फंड का जो भी वैल्यू चल रहा है, उस वैल्यू पे आपका फंड सेल करके आप एग्जिट कर सकते हैं। बट ये बहुत रेयरली केसेस में होता है। क्लोज एंडेड फंड जो है, ये फैसिलिटी बहुत कम फंड्स में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, अलाउड करते हैं। ओके, इंटरवल फंड्स में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड जब अपना खत्म हो जाता है, मतलब जो एक टाइम पीरियड दिया होता है वो खत्म होने के बाद ये फंड नए मतलब जो इन्वेस्टर है उनसे इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देता है। और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, हो सकता है 3 मंथ्स, 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, एक बार वो एक विंडो ओपन कर देते हैं, 1 मंथ टू 2 मंथ्स का टाइम या 3 मंथ्स का टाइम, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, जहाँ पे वापस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
एंड आपका इन्वेस्टमेंट रिडीम भी कर सकते हैं। मीनवाइल जब इसका इंटरवल पीरियड नहीं होता है उस टाइम पे आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते और विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरवल फंड्स। तो इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा ऐसा मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, और आगे बढ़ेंगे। हमने देखा ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड जो है नॉर्मली ओपन रहते हैं, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं एट द करंट नेट एसेट वैल्यू, एंड इट इज आइडियल फॉर अस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ओपन एंडेड फंड जो है सुटेबल है। जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है रहना चाहते हैं मोर देन 5 years, मोर देन 10 years, तो वो क्लोज एंडेड फंड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एंड इंटरवल फंड्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट आपको अगर लिक्विडिटी की जरूरत है तो आपको इंटरवल फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स में जो भी पीरियड ओपन रहेगा या मैच्योरिटी डेट रहेगी उसी टाइम आप रिडेम्पशन कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते। तो ओपन एंडेड फंड जो है मोस्ट ऑफ द केस में आपके लिए सुटेबल रहेगा। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द एसेट दे इन्वेस्ट, फिर उसका कैटेगराइजेशन होता है, जैसे कि इक्विटी फंड्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो है अभी जो क्या बोलते हैं फेमस जो फंड्स है वो इक्विटी बेस्ड फंड है और यहाँ पे रिटर्न भी बहुत अच्छे जनरेट होते हैं। तो इक्विटी फंड जो है इन्वेस्ट इन कंपनी शेयर्स एंड देयर रिटर्न्स डिपेंड ऑन द हाउ स्टॉक मार्केट परफॉर्म। स्टॉक मार्केट में वो शेयर्स कैसे, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जिस शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करके रखे वो शेयर स्टॉक मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर आपका जो फंड है उसका परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। सो दीज फंड्स कैन गिव हाई रिटर्न्स बट कंसिडर रिस्की, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट होते हैं, स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं बहुत रिस्की होता है। तो इसमें भी थोड़ा सा आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि इक्विटी में ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये कर रहे हैं लार्ज कैप में, अगर लार्ज कैप कंपनीज में, सॉरी ये थोड़ा सा ड्राइंग में इसके लार्ज कैप में कर रहे हैं। लार्ज कैप मीन्स जो कंपनीज जिनका वैल्यूएशन जो है लाखों करोड़ों रुपए में है, लाखों करोड़ों रुपए में है, वो कंपनी जैसे ब्लू चिप कंपनीज बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एल है और इंफोसिस है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, दीज आर द लार्ज कैप फंड्स, ये लार्ज कैप कंपनीज है। तो ऐसे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रही है या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रही है, तो आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसके नाम में वो मेंशन किया होता है। जैसे कि एसबीआई लार्ज कैप फंड, या इसका मीनिंग क्या होता है कि एसबीआई ये इक्विटी फंड है और ये मैक्सिमम लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 65% एंड अबव इन्वेस्टमेंट जो है ये लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एज पर द म्यूचुअल फंड रूल्स। अगर म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड ऐसे लिखा है एसबीआई मिड कैप फंड, दैट मीन्स मिड कैप कंपनी जो है जिनका ऑन एन एवरेज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ से नीचे है एंड 20,000 करोड़ से अबव है, तो ये मिड कैप की कैटेगरी में जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वो मिड कैप फंड उसको बोला जाता है। और स्मॉल कैप फंड भी होते हैं, ये थोड़े से रिस्कियर होते हैं। ब्लू चिप फंड थोड़े से कम रिस्कियर होते हैं और मिड कैप फंड जो है मीडियम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है जो वेल सेटल कंपनीज होती है, वहां पे अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सो इक्विटी में भी 3 अलग अलग इक्विटी स्कीम्स होती है, मिड कैप होती है, लार्ज कैप होती है और स्मॉल कैप होती है। एंड इक्विटी में फिर फोकस फंड होते हैं, मतलब कुछ 10-15 स्टॉक ऐसे वो फोकस करके रखती है म्यूचुअल फंड कंपनीज और वहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको बोला जाता है फोकस फंड। कुछ फोकस स्टॉक होते हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसको फोकस फंड बोला जाता है।
कुछ ई लेस फंड होते हैं जो टैक्स सेविंग के लिए मददगार होते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आपका इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस सोच रहे हैं, तो ही आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। एंड आपका रिस्क अपेटाइट, मतलब रिस्क लेने का आपका जो कैपेसिटी है थोड़ा हायर साइड में है, तो ही आप इक्विटी फंड्स के बारे में सोचें। अदरवाइज आप एक कॉम्बिनेशन देखें इक्विटी फंड एंड डेब्ट फंड का। क्योंकि डेब्ट फंड जो है, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे, डेब्ट फंड जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, जहां पे कॉर्पोरेट कंपनी जो है जैसे ब्लू चिप कंपनीज है, वो अपने कुछ बॉन्ड्स देते हैं और उसमें एक फिक्स रिटर्न एश्योर करते हैं, और वहां पे एक फिक्स इनकम एश्योर्ड होने की वजह से हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ओके। फिर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वहां पे भी डेब्ट फंड इन्वेस्टमेंट करती है। ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो मैक्सिमम आरबीआई इशू करती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पे एक फिक्स रिटर्न एश्योर्ड किया होता है। इसकी वजह से डेब्ट फंड जो है थोड़ा सा सिक्योर्ड माने जाते हैं। तो आप एक लॉन्ग हॉरिजन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको इक्विटी और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन लेके इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो इसमें कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि लो ड्यूरेशन फंड होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं। लिक्विड फंड्स नॉर्मली 90 डेज के होते हैं। ओवरनाइट फंड होते हैं जो सिर्फ एक रात के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर काम करती है। गिल्ड फंड होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई कि म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके टाइटल से हमको पता चल जाता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या डेब्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मूविंग एड, इसमें और भी कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके हम ऊपर भी हमको थोड़ा डिस्कस करने का जरूरत है बिफोर सिलेक्टिंग अ स्कीम। ओके, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स होते हैं, तो नेम से ही हमको पता चलता है कि दीज आर द हाइब्रिड फंड्स। मींस दे इन्वेस्ट बोथ इन डेब्ट एज वेल एज इक्विटी। मैंने जैसे बोला कि आपको कॉम्बिनेशन करके चल रहा है। आप आपका अगर रिस्क एपेटाइट जो है थोड़ा हायर साइड में है, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। बट आपको रिस्क नहीं लेना है और आपको एक हैंडसम रिटर्न भी चाहिए, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन गो फॉर हाइब्रिड फंड। तो जब भी आपके म्यूचुअल फंड में, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि एसबीआई हाइब्रिड फंड्स, दैट मीन्स दिस फंड इज इन्वेस्टिंग इनटू बोथ कैटेगरीज, डेट एज वेल एज इक्विटी। और उसका जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, सीड जिसको बोला जाता है, उसमें आपको एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग उसका जो स्कीम ऑफर में मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है, एसआईए जो बोला जाता है, जिसको एक इन्वेस्टर के लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा होता है कि डेट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इक्विटी में कितना होगा, या ऑलरेडी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर इक्विटी में कर रही है तो कौन से शेयर्स में कितने परसेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, और कितना परसेंटेज चेंज करने का रूल है, वो सब जो है आपको इन डिटेल उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको मिलता है बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको वो पढ़ना है। इसीलिए जब भी म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि रीड द स्कीम रिलेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। दैट मीन्स आपको वो जो आपको जो डॉक्यूमेंट स्कीम आपको अलोकेट करती है, आपको देती है पढ़ने के लिए, उसको आपको पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि स्कीम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद में होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ओके, ये स्पेसिफिक आपके जो सोल्यूशन, जैसे कि रिटायरमेंट का एक सोल्यूशन हो गया, चिल्ड्रन का एक सोल्यूशन हो गया, मैरिज का एक सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे सोल्यूशन के लिए ही ये फंड बिल्ड होते हैं, कुछ आपके स्पेसिफिक गोल के लिए। एंड इसका लॉक इन पीरियड जो है एटलीस्ट 5 इयर्स का होता है। अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉक इन पीरियड है उसका मिनिमम 5 इयर्स का होता है। एंड कुछ अदर फंड्स भी रहते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड है, जो मोस्ट प्रोबेबली
सर्टन इंडाइसेस में, इंडाइसेस मतलब इंडेक्सेस में आपके जो फंड है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड उसके कैटेगरी का हेडिंग दिया जाता है। जैसे कि अगर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसबीआई निफ्टी फंड या एसबीआई निफ्टी 50 फंड। एसबीआई का मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि कॉमनली आपको एक ही नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एसबीआई निफ्टी 50 फंड अगर है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एसबीआई का फंड है वो एक जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का उसको फॉलो कर रहे हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगी वो निफ्टी 50 में जो 50 टॉप फंड है, सेम उसी फंड में ये फंड जो है इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेगा। परसेंटेज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ द स्कीम एंड फंड मैनेजर्स। उसके बाद में आपके इन्वेस्टमेंट के गोल जो है उसके ऊपर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड का। इसको भी थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं। जैसे कि ग्रोथ फंड जो है, तो ग्रोथ फंड जो है प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट करते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में। और उसका जो एम होता है आपका जो कैपिटल है उसको अप्रिसिएशन देने का होता है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही रहता है ग्रोथ फंड का आपका जो कैपिटल है उसको ग्रो करने का। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फंड्स। उसके बाद में आप अगर इसमें एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा है टैक्स सेविंग फंड्स, जिसको ई लेस फंड भी बोलते हैं, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। एंड इसके अंदर आपको जो सेक्शन 80 है इनकम टैक्स का, उसके अंदर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। अगर आप टैक्स पेयर हो और आपके टैक्स में आप कुछ एग्जम्पशन चाहते हो तो आप ई लेस टैक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में लिक्विडिटी बेस्ड फंड्स, मतलब कितनी टाइम में आपको आपका फंड का लिक्विडिटी चाहिए उसके ऊपर भी आप फंड चूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स होते हैं, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड होते हैं, मतलब एक रात के लिए अगर आपको पैसा रखना है तो भी रख सकते हैं ओवरनाइट फंड्स में। शॉर्ट टर्म गोल वाले जो फंड्स होते हैं वहां पे भी आप कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड में कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। तो एक एग्जांपल था कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंड होते हैं जो अलग अलग आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में और कुछ फंड होते हैं, यह आपको समझना बहुत जरूरी है बिफोर सिलेक्टिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड होते हैं, ओके, जिसमें आपका मिनिमम लॉस हो इसके ऊपर फोकस रखा जाता है। वेयर एज रिटर्न्स आर टैक्सेबल, इस स्कीम में जो आपके रिटर्न्स होते हैं और टैक्सेबल होते हैं। ई लेस का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले सकते आप। एंड आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी थोड़ा सा कम मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, मतलब कम रिस्क वाले ये फंड्स होते हैं। फिक्स मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, मतलब एक जैसे कि म्यूचुअल फंड जो है ना आपने देखा होगा मार्केट लिंक्ड होते हैं। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके जो फंड्स आप जो फंड मैनेजर में लगाए हैं वो अगर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर परफॉर्म अच्छा नहीं हो रहा है तो अच्छे रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। बट कुछ ऐसी स्कीम होती है म्यूचुअल फंड में जिसको फिक्स मैच्योरिटी फंड्स बोला जाता है। एंड ये फंड जो है मैक्सिममली ये डेब्ट मार्केट में अपने फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड आपको एक फिक्स पहले ही अनाउंस किया जाता है कि इतना आपको रिटर्न हर साल मिलेगा। बट यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड रहता है एटलीस्ट 3 इयर्स का। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में आपको एक फिक्स इनकम मिलेगा एंड आपको एक सेफ सिक्योर यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद में कुछ पेंशन फंड होते हैं, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एंड एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर आपको मंथली इसमें से आपको पेंशन मिलता रहेगा। तो ऐसे एक पेंशन के ऊपर अगर आप फोकस करके आपके रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग करना चाहते हो तो आपके लिए पेंशन फंड्स भी यहाँ पे होते हैं। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखा, और भी कुछ क्लासिफिकेशन है।
उसके ऊपर हम देखेंगे। तो रिस्क एपेटाइट के ऊपर भी आपका क्लासिफिकेशन होता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटीज में जा सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेट या गिल्ड फंड में जा सकते हैं, हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द आपका रिस्क एपेटाइट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कैसे पहचानना है कि कौन से फंड में कितना रिस्क है और कितना रिस्क नहीं है? तो आपको जो स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है वहां पे एक रिस्कोमीटर दिखाया जाता है, रिस्कोमीटर होता है एंड वहां पे एक एरो किया जाता है, ऐसा एरो होता है। ओके, और यहाँ पे लिखा होता है लो, मीडियम एंड हाई। ओके, अगर ये आपका जो स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट है वो अगर लो पे मार्किंग दिखा रहा है, एरो लो पे मार्किंग दिखा रहा है, दैट मीन्स आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें बहुत कम रिस्क है। वेयर एज आपका जो म्यूचुअल फंड है, ओके सॉरी, आपका जो म्यूचुअल फंड है वहां पे अगर मान लीजिए मीडियम यम पे अगर उसने फोकस किया है, यम पे उसने अगर फोकस किया है, दैट मीन्स रिस्कोमीटर में आपका जो एरो है यम पे अगर फोकस कर रहा है, दैट मीन्स वो जो म्यूचुअल फंड है मीडियम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे आप एक मीडियम रिस्क ले सकते हैं। एंड सपोज अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो हायर साइड पे अगर एरो शो कर रहा है, एरो में थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे एच लिखा है मन, एक होता है यल, एक होता है यम और एक होता है एच। यल पे है दैट मीन्स वो थोड़ा सा कम रिस्की है, यल पे अगर है तो कम रिस्की है, यहाँ पे मीडियम रिस्की है। और एरो अगर आपका हायर साइड में इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाओ। आपका फंड जो है बहुत हाई ग्रो भी हो सकता है और बहुत हाई डी ग्रो भी हो सकता है। तो एक रिस्कोमीटर होता है, उससे आप पहचान सकते हैं। ये स्लाइड में यही लिखा है कि एवरी म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजेस मस्ट डिस्क्लोजेस रिस्क एक्सपोजर वाया रिस्कोमीटर। एक रिस्कोमीटर होता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ, एक पीडीएफ भी दिखा सकता हूँ, बाद में हम इसका बारे में देखेंगे। मैं अगर भूल गया तो थोड़ा मुझे रिमाइंड करिए, मैं आपको रिस्कोमीटर दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ये अभी देख लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं देखता हूँ गूगल में मिलेगा। ओके, तो आपको रिस्कोमीटर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आर लिखिए, कोई एक या दो दो लिखिए आर, ताकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। ओके ठीक, ओके तो देखिए यहाँ पे ये एरो जो है, ये देखिए एरो है रिस्कोमीटर का, और ये यहाँ पे शो कर रहा है मॉडरेटली हाई, मतलब जो म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया है उसमें जो रिस्क है वो थोड़ा मॉडरेटली हाई है, थोड़ा हायर साइड में है। अगर ये रेड में होता, अगर ये रेड में होता, यहाँ पे रेड में अगर एरो होता
तो दैट मीन्स हाई रिस्क। ओके, दूसरा मॉडरेट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क है, अगर एरो यहाँ पे होता है, उसके बाद में एरो यहाँ पे होता है, तो मॉडरेटली लो लो रिस्क। और अगर आपका यील्ड फंड है, ओके, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला फंड है, तो लो, ऐसा आपको एरो शो करेगा। तो एवरी जो स्कीम और जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है आपका, उसमें स्कीम के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसके नीचे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आपको ये रिस्कोमीटर देखना बहुत जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रिस्की है और आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है। तो इससे आपको एक आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि आपको कितना रिस्क लेना है और कितना रिस्क नहीं लेना है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा क्लियर लिखिए, ताकि हम थोड़ा सा आगे मूव कर सकें। तो हमने थोड़ा सा इन डिटेल में देखा। अब एक और भी देता हूं मैं आपको कि एज पर सेबी guidelines on categorization and rationalization of schemes issued on October 2017, mutual fund schemes are classified as equity schemes, जो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में करती है या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करती है। डेब्ट स्कीम जो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वहां पे करती है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। हाइब्रिड मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे इक्विटी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एंड डेब्ट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होती है जैसे कि रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन का, एंड अदर स्कीम जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं एंड फंड्स ऑफ फंड्स होते हैं, ओवरसीज फंड होते हैं। तो ऐसे नॉर्मली इसका कैटेगराइजेशन होता है। मूविंग है, इक्विटी स्कीम जो है मैंने बोला आपको थोड़ा सा हायर एपेटाइट आपका है, क्योंकि प्राइमरली ये जो है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। एंड आपका जो लॉन्ग टर्म अगर गोल है तो उसके लिए ही रहना है, कि बिकॉज इक्विटी स्कीम आर वेरी वॉलेटाइल। मार्केट अप हुआ, जैसे कि अभी मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत सेलिंग प्रेशर में है, तो आपने देखा होगा अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो आपका फंड जो है उसका वैल्यूएशन कम शो हो रहा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द एसेट क्लास सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि कौन सा फंड कितना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उसका एक हम बहुत फास्ट एक थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ताकि आपको समझ में आए एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो। तो जैसे कि मल्टी कैप फंड है, तो मल्टी कैप फंड में मतलब मल्टी कैप फंड मतलब आपका स्मॉल कैप, मिड कैप एंड आपका लार्ज कैप, तीनों जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, एंड उसका जो भी फंड साइज होगा उसका 65% एटलीस्ट ये अ, उनको ये मल्टी एसेट मतलब मल्टी कैप जो है, जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है एंड लार्ज कैप है, यहाँ पे उनको 65% का वेटेज देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। एंड बाकी जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा दूसरे इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें भी पूरा 100% इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकते। कुछ फंड जो है लिक्विडिटी के लिए, मतलब कोई रिडम्पशन आया तो उसके लिए, एंड उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके लिए कुछ फंड जो है सेबी ने अलॉट किया होता है, वो थोड़ा सा फंड रहते हैं। तो अराउंड 90 to 95% फंड जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहते हैं, और बाकी जो है रिडम्पशन के लिए, लिक्विडिटी के लिए फंड जो है रहते हैं।
तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि 100% पेमेंट इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होता है। 90 डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सेबी के गाइडलाइंस, इसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा, बट 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 95% टू 99% आपका इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी जो है आपका आप ये जो एएमसी है उसके रनिंग एक्सपेंसेस चलाने के लिए सैलरीज होते हैं फंड मैनेजर के, या फंड हाउसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस, उनकी सैलरीज होती है। फिर ब्रोकरेज होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फंड उनको रिजर्व करना पड़ता है। ओके, तो लार्ज कैप फंड जो है उनको एटलीस्ट 80%, लार्ज कैप फंड में 80% जो है इन्वेस्टमेंट जो ब्लू चिप कंपनीज है या लार्ज कैप कंपनीज है वहां पे करना पड़ता है। तो लार्ज मीन्स लार्ज, 80% ऑफ द पोर्शन उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड का टाइटल पढ़ेंगे लार्ज कैप फंड, इसका मीनिंग 80% इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में हो रही है। उसके बाद में एक टाइटल होता है लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसमें 35% जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक में जाती है, एंड 35 इन्वेस्टमेंट जो है मिड कैप स्टॉक में जाती है। तो 70% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई, और बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज पर द स्कीम। स्कीम के कुछ रूल होते हैं जो आपको स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट में पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में मिड कैप फंड होते हैं, उनको 65% जो इन्वेस्टमेंट है मिड कैप स्टॉक में ही करना पड़ता है एज पर द सेबी। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में नाम पढ़ेंगे, जैसे कि एसबीआई मिड कैप फंड मीन्स 65% जो है इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक में ही होगी, और बचा हुआ हो सकता है लार्ज कैप में करेंगे, स्मॉल कैप में करेंगे, या डेप में करेंगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे। ये डिपेंड ऑन द फंड मैनेजर होता है, या जो भी स्कीम के रूल्स है उसके हिसाब से होता है। ओके, जिसको आप आपके जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वहां पे पढ़ सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में है, उसका 65% जो इन्वेस्टमेंट है, एलोकेशन जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता है। एंड ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो है वेल सेटेड कंपनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। सो स्मॉल कैप फंड में अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, एंड आप एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आपके पास आपका जो फंड है उसमें से कुछ अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हैं, तो उतना ही फंड आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। बट स्मॉल कैप कंपनी जो है उसके रिटर्न भी, जैसे कि रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मल्टी कैप फंड जो है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है वहाँ पे आपका 65% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब ये डिपेंड ऑन द स्कीम एंड डिपेंड ऑन द फंड मैनेजर, ये आपका लार्ज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपका स्मॉल कैप में भी करेंगे, और ये आपका मिड कैप में भी करेंगे, और कुछ फंड जो है डेप्थ में भी करेंगे। तो मल्टी कैप अगर फंड है तो एक अच्छा फंड है, हाइब्रिड फंड है तो भी आपके लिए अच्छा फंड रहता है। अगर आप बहुत एग्रेसिवली रिटर्न्स के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, तो आप लार्ज कैप फंड में कर सकते हो। लार्ज कैप फंड में 80% आपका जो फंड है वो ब्लू चिप कंपनी जो है, या बीएसई में 30 जो कंपनीज है लिस्टेड, ओके बीएसई में, वहाँ पे आपका फंड इन्वेस्टेड होता है। एंड ये जो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर एंड ग्रोइंग कंपनीज होती है, बट इनका ग्रोइंग रेट, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो थोड़ा सा कम होता है। तो लार्ज कैप फंड में आपका रिटर्न्स भी थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इक्विटी फंड जो है उसका वापस मतलब थोड़ा सा कैटेगराइजेशन होता है एंड रैशनलाइजेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द स्कीम। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। डिविडेंड यील्ड फंड मतलब ये ऐसे फंड होते हैं कि जो प्रीडोमिनेंटली ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि जो आपको डिविडेंड देते हैं। आपको पता होगा मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो आपको क्वार्टरली या ईयरली आपको डिविडेंड देते हैं।
तो डिविडेंड यील्डिंग फंड मतलब ये फंड ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है जो ऑलरेडी डिविडेंड दे रहे हैं, और वहां से जो डिविडेंड आएगा वो आपको बोनस के तौर पे मिलेगा। एंड 65% आपको जो इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो ऐसे डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में ही मिलेगा, ये फंड का। तो फंड का अगर नाम है डिविडेंड यील्डिंग म्यूचुअल फंड, इसका आपको मतलब समझ में आना है चाहिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा जो ऑलरेडी मार्केट में डिविडेंड दे रहे हैं। फंड वैल्यू मतलब एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है कि जहाँ पे 65% जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं या स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉन्ट्रा फंड जो है, जो मोस्ट पॉपुलर फंड है कुछ लास्ट 3-4 साल से या 5 साल से, ये कॉन्ट्रा फंड जो है ये 65% जो है इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स क्या, मान लीजिए कि हमारा मार्केट में व्यू जो है बुलिश है, मतलब अभी जो मार्केट चल रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल बुलिश है, तो मैक्सिमम जो फंड मैनेजर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बुलिश स्टॉक्स में करेंगे, कि जिनको लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक ग्रो हो सकता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट कॉन्ट्रा फंड में इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। कॉन्ट्रा फंड मैनेजर ऐसे फंड्स या ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के निकालते हैं कि जो अभी अंडर रेटेड है बट फ्यूचर में ये ग्रो हो सकते हैं। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं कि मार्केट से कॉन्ट्रा साइड में मतलब अपोजिट साइड में जाके ये फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पिछले 5 साल में ऐसे देखा गया है कि जो रेगुलर फंड है उससे कॉन्ट्रा फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसे होते हैं बट इट इज रिस्की बिकॉज इट इज इन्वेस्टिंग अपोजिट टू द मार्केट डायरेक्शन। जैसे कि मार्केट डायरेक्शन मान लीजिए अभी पॉजिटिव है, तो हो सकता है इसके जो फंड मैनेजर है कुछ ऐसे स्टॉक्स कुछ ऐसे कंपनीज फाइंड आउट करें जो अभी गिर रही है और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फ्यूचर में हो सकता है वो अच्छा वापस जब मार्केट गिर रहा होगा तो ये कंपनीज ग्रो हो रही होगी। तो ऐसे कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज होती है जहां पे ये फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको कॉन्ट्रा फंड बोला जाता है। फोकस फंड होते हैं जो मैक्सिममली एक 20-30 स्टॉक होते हैं, उसको निकालते हैं और उसको फोकस करके उसके ऊपर ही काम करते हैं। एंड 65% इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे उनका रहता है, एंड बाकी जो है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रहता है। सेक्टरियल एंड थीमेटिक फंड होते हैं जहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो सेक्टर या जो थीम है, जैसे कि डिफेंस एक थीम है, डिफेंस फंड मतलब एक स्कीम है जहाँ पे डिफेंस रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। या आईटी मान लीजिए स्कीम है, तो आईटी रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली जो कंपनी है वहीं पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो 80% इन्वेस्टमेंट जो है आपको लगता है कि अभी आईटी सेक्टर बूम होने वाला है, तो आप ऐसा फंड चूज करिए जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। या अगर आपको लगता है कि ईवी मार्केट बढ़ने वाला है, तो ईवी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली जो थीमेटिक कंपनीज है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाद में एक कैटेगरी आती है ई लेस की, जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं वो ई लेस के लिए जा सकते हैं, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, सेक्टोरियल फंड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सेक्टोरियल फंड्स में जैसे कि कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, जैसे कि फार्मा फंड होते हैं, हेल्थ सेक्टर फंड होते हैं, बैंकिंग फंड होते हैं, फाइनेंस सेक्टर मतलब एनबीएफसी कंपनी जो है उनके फंड होते हैं। ठीक है, एनबीएफसी कंपनीज जो होते हैं जो आजकल बहुत ग्रो हो रही है, जैसे कि बजाज फिनसर्व है, मनप्पुरम गोल्ड है, तो ऐसे जो एनबीएफसी है वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका देती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। एंड जो थीमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ फंड जो है एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स है, जैसे कि आपका मान लीजिए ब्रिटानिया है, ओके, एफएमसीजी में है, अगर डायरेक्ट आपको ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपका इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगा ब्रिटानिया में। बट आप ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसा फंड देखिए जो एफएमसीजी ओरिएंटेड फंड है, एक थीम को लेके चल रहा है एफएमसीजी का। तो ऐसे बहुत सारे फंड है मार्केट में जो एफएमसीजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए आपने एक 500 रुपये का सिप स्टार्ट कर दिया,
तो हर महीने आपका फंड ब्रिटानिया में भी जाएगा, आपका फंड आपका बिस्लरी में भी जाएगा, आपका फंड आईटीसी में भी जाएगा, आपका फंड पीएनजी में भी जाएगा, आपका फंड एचयूएल में भी जाएगा, सिर्फ 500 रुपये में। बट आपको अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको, अगर जैसे कि ब्रिटानिया का शेयर्स है तो उसमें हजारों रुपए दे के आपको सिर्फ ब्रिटानिया का एक शेयर मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप 500 रुपये अगर महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो 500 रुपये का हो सकता है 5 रुपये आपका ब्रिटानिया में चला जाए, हो सकता है 10 रुपये आपका एचयूएल में चला जाए, 5 रुपये जो आपका पीएनजी में चला जाए, हो सकता है 25 रुपये जो है आपका पार्ले जी में चला जाए। तो ऐसे डिपेंड है। फंड्स डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छी स्कीम्स अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी कुछ, और उसके रिलेटेड कुछ जो सेक्टर है उसके रिलेटेड भी फंड्स अवेलेबल है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके लिए भी आपको कुछ फंड्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सेक्टर ग्रो होने वाला है तो आप आईटी कंपनी में जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका ऑटोमेटिकली एआई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हमने देखा थीमेटिक फंड का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। थीमेटिक फंड्स जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको लगता है कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 साल से, जब से मोदी गवर्नमेंट आ रही है, आई है, तब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। रोड कंस्ट्रक्शन हो, एयरवेज का एक्सपांशन हो, रेलवे के एक्सपांशन हो, टनल्स बनाना हो, तो उसके रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा या आगे फ्यूचर में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा ग्रो होने वाला है तो कुछ फंड ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एफएमसी का एग्जांपल दिया था, वैसे ही अगर आपको एलएनटी में इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, तो आप एलएनटी का शेयर्स लेने की जगह पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एलएनटी जैसे बाकी जो 10 कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है उसमें ऑटोमेटिकली आपका फंड जो है इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और एलएनटी ग्रो होगा और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो ग्रो होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका फंड ग्रो होगा। तो जैसे कि पीएसयू कंपनी, मतलब पीएसयू फंड होते हैं, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जैसे कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, या गेल है, ओके, नेचुरल गैस अथॉरिटी या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, या जो भी नवरत्न कंपनी है, बीएचईएल है, ओके, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसमें एक एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप पीएसयू, जो पीएसयू म्यूचुअल फंड है, वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी पीएसयू में आपका इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो एक एक में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है एक कोई ऐसा म्यूचुअल फंड पकड़िए जो पीएसयू सेक्टर को फोकस करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर रहा है, और वहां पे अगर करेंगे तो वहां पे कर सकते हैं। कुछ एमएनसी फंड है वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो सेक्टोरियल और थीमेटिकल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा ऑप्शंस हमको ये मिलता है कि जो फंड जो सेक्टर में या जो थीम में हमको फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है वहां पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बहुत कम अमाउंट में। तो उस लिए आप किसी सेक्टर में या थीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि हमने मोस्ट प्रोबेबली सभी जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। कॉन्ट्रा फंड्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है, ओके, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है कॉन्ट्रा फंड को। तो कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं ये थोड़े से पॉपुलर है पिछले कुछ ईयर से। तो मोस्ट प्रोबेबली इक्विटी फंड्स होते हैं एंड उनका कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है, मतलब मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मार्केट अभी
बिश है, तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी कि बिलिश मार्केट में अभी क्या होगा कि कम वैल्यू में स्टॉक मिलेंगे और फ्यूचर में उनको ग्रो होने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो थियरी है सक्सेसफुली वर्क हुई है पिछले कुछ साल से, जो कॉन्ट्रा फंड में करते हैं। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कशन किया है, आपको टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे। ईलेस फंड का देखा है हमने कि अगर आप टैक्स एग्जम्पशन के लिए जाना चाहते हैं तो ईलेस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ स्कीम्स के नाम अनाउंस करूंगा, आपको चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बोलना है कि ये स्कीम जो है कौन सी स्कीम है और ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऐसे लिखा है। तो जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे या जो फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट्स है जैसे मनी कंट्रोल है, इन्वेस्टिंग है, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देती है। वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपको कुछ नाम शो होंगे। मान लीजिए वहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऐसे नाम शो हो रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में टाइप करके आप रिप्लाई दे दीजिए। इससे आपको क्या समझ में आया, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको आज के सेशन में कितना आपने समझा है इस चीज़ों को। यस, एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ फंड, इस इसका मीनिंग क्या होता है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज एंड ग्रोथ फंड, यस इट इज अ फोकस्ड ऑन ग्रोथ। अब ग्रोथ फंड में कैसे होता है कि जैसे कि आपका जो फंड है वो डे बाय डे ग्रो होता है या डे बाय डे कम होता है। these mutual funds invest 65% स्मॉल कैप, राइट राइट। मे बी दे, मे बी नहीं भाई, मे बी कौन बोल रहा है, शशांक जी, मे बी दे इन्वेस्ट इन फाइनेंस सेक्टर सर, नो, दे इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज मैंने आपको तीन टाइप बोला था। ओके, तीन टाइप की कंपनीज मैंने आपको बोली थी। ओके, मैंने तीन टाइप की कंपनीज बोली थी। एक बोली थी लार्ज कैप कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर 1 लाख करोड़ एंड अबव है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, टू बी स्पेसिफिक नहीं, मतलब ये बहुत बड़ी कंपनीज है जैसे रिलायंस है, टाटा है, जो कभी भी डूब नहीं सकती और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, मार्केट में उनका कैपिटलाइजेशन कितना है। उसके बाद में होते हैं मिड कैप कंपनीज, जो 1 लाख से कम है लेकिन 25,000 करोड़ से ज्यादा है। 25,000 करोड़ से ज्यादा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसके नीचे जो है 25,000 करोड़ से नीचे जो है, और हो सकता है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, बट बिलो 2,000 25,000 करोड़ या 20,000 करोड़ के ये स्मॉल कैप कंपनीज है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड मींस एक्सिस कंपनी का फंड है, मतलब दिस इज एएमसी, ये एएमसी का नाम है। म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो एक्सिस है, एंड ये स्मॉल कैप फंड, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में 65% ऑफ देयर फंड, आपका जो फंड जाएगा अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 65% जो फंड है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। एंड ग्रोथ फंड्स मीन्स देखिए यहाँ पे आपके दो ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में। एक तो आप पीरियडिकली बेस पे आपका जो कैपिटल ग्रो हो रहा है, आपको जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है एज अ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आप वापस ले सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में।
और उसको आपके कैपिटल में ऐड करके ग्रो करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो ग्रो करने के लिए अगर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में, मेक श्योर यू सिलेक्ट ग्रोथ ऑप्शन, क्योंकि डिविडेंड वो बहुत नॉमिनल होता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड 15% पर एनम रिटर्न दे रहा है, ओके, तो इसका अगर हम मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 1.25% होगा ऑन एन एवरेज। तो किसी मंथ में वो 0.5% ग्रो हो सकता है, किसी महीने में 2% भी ग्रो हो सकता है। बस अगर 12 से डिवाइड करते हैं इसको, तो एवरेज 1.25% के आसपास आएगा। तो इसमें अगर मान लीजिए आपका 500 का सिप है, तो 500 का सिप का 1.25% एक बहुत नॉमिनल अमाउंट होगा, और उस वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिल सकता है। तो वो डिविडेंड लेने से अच्छा है आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपका जो 500 का सिप है उसमें ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और वो ग्रो होते रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फंड। तो इसको आप सिलेक्ट करिए हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपके जो मंथली आपके प्रॉफिट है वो वापस आपके कैपिटल में ऐड होंगे और वो ग्रोथ होते रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी स्मॉल फंड का है। ओके, अब देखते हैं एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड ग्रोथ। अब इसका मुझे एग्जांपल बताइए, इसे आपने क्या समझा एसबीआई। हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ। एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड ग्रोथ, इसका क्या मीनिंग है? इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये क्या आपको बता रहा है? ये जो स्कीम का नाम है, इससे आपने क्या समझा? प्लीज चैट बॉक्स में आपके ओपिनियंस लिखिए। शिव सागर जी, दिस म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड एफडी। सर ये किसके बारे में लिखा है आपने? स्मॉल कैप के बारे में। देखिए, मैंने अभी एसबीआई मैग्नम के बारे में बोला है। मैं वापस आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। एसबीआई मैग्नम गिल्ट ग्रोथ फंड, इसका क्या मीनिंग होता है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नॉट क्लियर लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको जब भी म्यूचुअल फंड पिकअप करना हो तो आपको समझने में आसानी हो। अगर क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर लिखिए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो। लो रिस्क फंड, ओके, हाँ ये ठीक है, लो रिस्क फंड है। बट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है? ये फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? गिल्ड फंड जो है कहाँ पे, मतलब गिल्ड लिखा है, मतलब क्या इसका मतलब हो है? नॉट क्लियर, ओके। देखिए, मुझे पता था, क्योंकि नाम कंफ्यूज कर देता है ये जब भी नाम हम पढ़ते हैं। तो गिल्ट, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के सामने गिल्ट लिखा हुआ देखेंगे, तो ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। गिल्ट फंड जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्लियर हो गया? एसबीआई का मैग्नम मतलब जैसे कि गोल्ड, प्रीमियम, एग्जीक्यूटिव ऐसे लिखा जाता है, वैसे उनके स्कीम का नाम अच्छा दिखने के लिए उन्होंने लिखा है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड ग्रोथ। मतलब गिल्ड फंड मतलब ये फंड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इज इट क्लियर? अभी आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मैं इसको मार्क करता हूं। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ। ओके, इसको डिलीट करके वापस दूंगा। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको अगर समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं आया हो तो मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा। ओके, गिल्ड फंड अभी क्लियर हो गया ना? अब इसका बोलिए, हाइब्रिड फंड, कोटक मल्टी एसेट, सॉरी कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ, इसका क्या मीनिंग है, क्या समझा आपने? प्लीज थोड़ा सा जल्दी करिए, जल्दी फीडबैक दे दीजिए क्योंकि टाइम जाता है। बोथ रिस्क, बोथ रिस्क क्या लिखा है? बोथ रिस्क एंड लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स सर, ओके। लार्ज कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ओके।
एंड और ओके, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मतलब अच्छा आंसर दिया है। मल्टी मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा। एसेट मतलब एसेट क्लास। एलोकेटर मींस एलोकेशन। मैं पहले इसका समझाता हूँ। मल्टी एसेट मतलब कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे पास। इक्विटी, डेप्ट एंड मनी मार्केट रिलेटेड जो भी होगा, या वो स्कीम में जो भी एसेट जो है वो सिलेक्ट किया हो उस एसेट में, तो मैक्सिममली इक्विटी एंड डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। मल्टी एसेट मतलब एक इक्विटी क्लास एंड डेप्ट क्लास, और दूसरा अगर कोई क्लास होगा तो मनी मार्केट क्लास, वहां पे उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो अलग अलग क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी एसेट एलोकेटर। एफ ओ एफ लिखा है आगे, एफ ओ एफ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फंड ऑफ फंड्स। मतलब एक ऐसा फंड है कि ये फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ये म्यूचुअल फंड अलग अलग एसेट अलोकेशन करने वाले दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, या खुद एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अलग अलग मल्टी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। फंड ऑफ फंड है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एग्जांपल है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, मैंने जो दिया था। अब हाइब्रिड मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट। ये इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करता है एंड डेप्ट में भी करता है। तो ये कैसे होगा? 35% एंड 35%, ऐसे हो सकता है। अब ये डिपेंड है स्कीम टू स्कीम। ये जो रेशियो है ये चेंज होता रहता है। ये आपका जो स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको, या ऐसा ये बोलते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हैं। एच डी एफ सी रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान मीन्स दिस प्लान। एएमसी कौन है? एच डी एफ सी। एच डी एफ सी एएमसी ये म्यूचुअल फंड रन कर रही है एंड इट इज फोकस्ड ऑन द रिटायरमेंट सेविंग। बट ये हाइब्रिड इक्विटी प्लान है एंड साथ में ग्रोथ भी है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन है। इसने फोकस किया है रिटायरमेंट के ऊपर, इसने फोकस किया है, मतलब एक सेक्टोरियल फंड है, रिटायरमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। हाइब्रिड है मतलब एक से ज्यादा इक्विटी में, मतलब इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा एंड डेट में भी इन्वेस्ट करेगा। फोकस है रिटायरमेंट के ऊपर एंड ग्रोथ प्लान है। तो ऐसे इसको रीड करना है। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ। पराग पारिक दिस इज एएमसी। पारिक एक बहुत बड़ा एएमसी है इंडिया में। पराग पारिक फ्लेक्सिबल फंड, फ्लेक्सी कैप। कैप मीन्स हमने देखा कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाएगा, कभी मिड कैप में ज्यादा बढ़ाएगा, कभी लार्ज कैप में बढ़ाएगा, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ। अभी किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, आपने पिछले 4-5 महीने से नोटिस किया होगा। स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेक्टर इन द इंडिया इज बूमिंग। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत सॉरी बुलिश था। लास्ट आपने एक महीना 1.5 महीना नोटिस किया होगा, लगभग 1200 पॉइंट स्टॉक मार्केट बुलिश मूव में था। बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स या सेक्टर वेयर परफॉर्मिंग वेरी गुड।
तो ऐसे टाइम पे फंड मैनेजर जो है लार्ज कैप से पैसा निकाल के मैक्सिमम उसका जो वेटेज है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में बढ़ाएगा। सो ऐसे ये फ्लेक्सिबल फंड होते हैं, इसीलिए इसको फ्लेक्सी कैप फंड बोला जाता है। एंड अलग अलग जो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल्स। उसके रूल्स होते हैं कि इतना परसेंटेज ही आप इस सेक्टर में अलोकेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो देखिए आदित्य बिरला सनलाइफ डिजिटल इंडिया फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये एएमसी का नाम है। आदित्य बिरला, बिरला ग्रुप जो है ये फंड चलाता है। आदित्य बिरला ये एएमसी है। डिजिटल इंडिया फंड मींस ये एक थीमेटिक फंड हो गया, एक थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आपको पता है डिजिटल मींस आईटी सेक्टर, तो ये फंड जो है एक थीम पे काम कर रहा है डिजिटल इंडिया की। देखिए डिजिटल इंडिया हो रहा है, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है, और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, जैसे कि आधार कार्ड का एनरोलमेंट हो गया, अभी केवाईसी वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें काम करने वाली जितनी भी आईटी कंपनीज है वहां पे ये जो फंड है इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर डिजिटल सेक्टर ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी ग्रो होगी और आपके फंड्स भी ग्रो होंगे। सो और एक एग्जांपल है थीमेटिक फंड का। तो आपको ये एग्जांपल मैं इतने क्यों दे रहा हूं, ताकि नाम से आपको समझने में आसानी हो। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ, तो ये भी एक थीमेटिक फंड है, सेक्टर फंड है, जो आईटी सेक्टर पे फोकस करके काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक और यूनिक एग्जांपल आ रहा है, यूटीआई। दिस इज एएमसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एएमसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एएमसी, यूटीआई, जो ये फंड रन कर रही है। और ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। मतलब ये जो फंड है ये किसको ट्रैक कर रहा है? ये किसको ट्रैक कर रहा है? जो इंडिया के निफ्टी 50 में टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज है उसको ट्रैक करेगा। इसका बेंचमार्क क्या होगा कि निफ्टी में जितना रिटर्न मिलता है 1 ईयर में उसको ओवरटेक करना। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी ने लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 14% रिटर्न दिया है, तो इसके जो फंड मैनेजर होंगे उनका बेंचमार्क क्या होगा? इस 15% को ओवरटेक करके इससे ज्यादा रिटर्न देना। और इसका जो एसेट में एलोकेशन होगा, वो जो ये टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज है, निफ्टी ने जैसे इसमें एसेट एलोकेशन किया है, निफ्टी में उस कंपनी को जितना वेटेज है उतना वेटेज म्यूचुअल फंड में होगा। मतलब ये फंड को ट्रैक करेगा। जो निफ्टी 50 है, ये जो फंड है ये इंडेक्स को ट्रैक करेगा, फंड को नहीं ट्रैक करेगा, इंडेक्स को ट्रैक करेगा। और इंडेक्स में जिस कंपनी को जितना वेटेज दिया है उस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को वेटेज देगा। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी है रिलायंस, सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी जो है रिलायंस। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज जो है रिलायंस को देगा। तो ऐसे इस एंगल से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए दूसरा है टाटा एसएनपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स। मतलब ये टाटा एएमसी हो गया, टाटा ये फंड मैनेज करता है, टाटा जो कंपनी है उसकी जो एएमसी है इसको फंड मैनेज करती है, स्पॉन्सर है टाटा। तो टाटा म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। एंड एसएनपी बीएसई सेंसेक्स, मतलब जैसे यहाँ पे निफ्टी को फॉलो करते थे, ये जो यूटीआई का फंड था वो किसको फॉलो करता था? निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता था। वेयर एज ये टाटा का जो फंड है ये सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स जो है इसको फॉलो करता है। मतलब जो सेंसेक्स में टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज है उसमें जो सेंसेक्स में वेटेज है उसके हिसाब से फंड का इन्वेस्टमेंट होगा, एलोकेशन होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो क्लियर लिखिए।
ताकि हम आगे मूव करेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे और एक दो तीन एग्जांपल लेंगे ताकि आपको परफेक्ट एक आइडिया आ जाएगा और कुछ डाउट नहीं रहेगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मतलब एक एएमसी का नाम हो गया, यूएस ब्लू चिप इक्विटी ग्रोथ। अब देखिए यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको शॉर्ट में यूएस बोलते हैं। ब्लू चिप इक्विटी फंड मतलब यूएसए की जो ब्लू चिप कंपनीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। यूएसए की ब्लू चिप कंपनीज, समझ रहे हैं ना? तो इंडिया में रह के आपको यूएसए की ब्लू चिप कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी ग्रोथ फंड या इससे सिमिलर जो भी दूसरे फंड्स है जो फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे रीड करते हैं और कौन से सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और यहाँ पे इक्विटी लिखा है, ओके, यहाँ पे डेप नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे इक्विटी लिखा है, दैट मीन्स इसका रिस्क भी पता चलता है कि ये थोड़ा सा हायर साइड में रिस्क है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन्वेस्को इंडिया। इन्वेस्को इज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड एएमसी इन द वर्ल्ड। इन्वेस्को जो है एक यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस है जो इंडिया में इन्वेस्को इंडिया नाम से काम करता है। और एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा मैं इन्वेस्को कितनी बड़ी कंपनी है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है अभी, ये अराउंड 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है। इंडिया का इकोनॉमी, पूरा जो इकोनॉमी है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है। एंड आवर गवर्नमेंट इज एमिंग एट 5 ट्रिलियन डॉलर बाय दिस 5 और 10 ईयर्स, अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में इसको 5 ट्रिलियन डॉलर के तरफ लेके जाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। बट इन्वेस्को कंपनी जो है, जो फंड मैनेज करती है, वो मोर देन 15 ट्रिलियन का फंड मैनेज करती है म्यूचुअल फंड में। 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फंड मैनेज करती है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है इन्वेस्को। तो इसकी इंडिया में की आर्म है इन्वेस्को इंडिया। ओके, तो इन्वेस्को इंडिया जो है, इसका देखिए एक फंड है, इस एक्चुअली इंटरनेशनल कंपनी है इसलिए वो ग्लोबल एक्सपोजर दे रही है हमको। इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी इनकम, एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड एंड ग्रोथ। तो ये इक्विटी भी है, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दे रही है हमको ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड ये फंड ऑफ फंड भी है, सॉरी, ये फंड ऑफ फंड भी है। तो मतलब एक फंड में इतने सारे ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं। तो ऐसे इसको रीड किया जाता है म्यूचुअल फंड, जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे। और एक एग्जांपल देता हूं, देखिए बंधन टैक्स एडवांटेज ई लेस प्लान ग्रोथ। इसका मीनिंग होता है कि ये जो प्लान है ये टैक्स सेविंग के लिए फंड काम करता है, एंड ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। मतलब एक सेविंग स्कीम है जहां पे आपको जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पशन होता है एटीसी के अंदर, अप टू 1.5 लाख रुपीस आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं, टैक्स रिबेट ले सकते हैं। वो अगर आपको चाहिए तो आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस साइड, इस तरह से आप जो है म्यूचुअल फंड को रीड कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि मैं आगे दूसरे एग्जांपल के लिए जाने वाला हूँ, मतलब दूसरे टाइप या सेशन के लिए जाने वाला हूँ। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, अगर कुछ डाउट नहीं है तो क्लियर लिखिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो लास्ट के 10-15 मिनट है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, थैंक यू। तो विद म्यूचुअल फंड्स यू कैन अचीव योर गोल्स। आपका जो ड्रीम हाउस है आप उसको अचीव कर सकते हैं, आपकी जो कार का अगर ड्रीम है तो उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप आपकी फैमिली के लिए एक वर्ल्ड टूर या ऑकेजनली आप टूर का प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो अचीव कर सकते हैं। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है नाम से एक कैंपेन चलता है जो एमपी चलाती है। एमपी कौन है वो भी आपको पता चलना चाहिए, आपको होना,
इतना बात किया है, अभी तक उसका नाम नहीं निकला है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है एमपी। इसके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। तो एमपी का लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो जितनी भी एएमसीज है वो इसके मेंबर है। ये एसोसिएशन जो है इसके मेंबर कौन है? एएमसी, मतलब वो एक्सिस म्यूचुअल फंड होने दीजिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड होने दीजिए, इन्वेस्टर होने दीजिए, बंधन होने दीजिए, पराग पारिक होने दीजिए, या निपॉन होने दीजिए, जितने भी इंडिया में म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं या एएमसी काम कर रहे हैं, ये सब इसके कंपलसरी मेंबर होने चाहिए एंड मेंबर है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड का प्रमोशन करना सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, और इसका पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना वगैरह थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसको एज अ इंडस्ट्री, मतलब पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, मतलब एसबीआई एक्सिस म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड है, तो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपना खुद का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। इसलिए एमपी उनके बिहाफ में एक कैंपेन चलाता है। एमपी किसके बिहाफ में चलाता है? ऑल एएमसी, मतलब एक ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो कैंपेन चलाता है, और वो चलाता है म्यूचुअल फंड सही है इस नाम से। तो आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट नहीं रहता है, और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो उसको सेबी एंड एमपी से परमिशन लेना पड़ता है। तो ऑलरेडी अच्छा माहौल बनाया है ये कैंपेन ने, म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयरनेस मार्केट में बनाया है। और आपने आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज है, जैसे कि क्रिकेटर्स है एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स है, वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे रोहित शर्मा और धोनी साहब जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टीम्स ऑन द फील्ड। मतलब ये मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सीएसके को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड्स पे। बट व्हेन दे थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे थिंक म्यूचुअल फंड सही है। ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। तो इसका भी आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है, म्यूचुअल फंड सही है ऐसे क्यों एडवर्टाइजमेंट होता है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दिया, आप इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। सेबी ने उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। इसलिए ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है उसको एमपी एडवर्टाइजमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड सही है नाम से। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आगे भी सेशन कंटिन्यू करेंगे। आपको जिस टॉपिक पे और इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमको मैसेज करके बता सकते हैं कि इसके ऊपर आप सेशन कंडक्ट करिए, हम सेशन कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो हम इन्फ्लेशन के ऊपर करेंगे, उसके बाद में ईटीएफ एंड एमटीएफ के ऊपर करेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेट्स टॉक मनी का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है उसमें कवर करेंगे, और आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको आसान बनाने का हम कोशिश करेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें क्लियर है, कुछ डाउट नहीं रहे होंगे। और कुछ अगर आपको डाउट है तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका शेयरिंग जो स्टॉप करता हूँ एंड रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि